आई होप आप सबको ये स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा, राइट? सो एक बार मुझे टाइप करके बता दीजिए कि आपको ये स्क्रीन विजिबल है या नहीं। Yes. So let's start with the new chapter, and we are going to discuss today decision making. Decision making is basically a part of planning, but इसको एक बाइफरकेट कर रखा है ताकि आप इसको अलग से समझो डिटेल में, ठीक है? So we will discuss decision making today. So decision making क्या होता है? Basically, if you have two or more alternatives, जैसे if you have plan A, plan B, plan C, suppose आपके पास आउट ऑफ मेनी प्लान्स फाइनली आपके पास ये 3 जो अल्टरनेटिव्स है वो बेस्ट लग रहे हैं। अब इन 3 में से आपको जो सबसे बेस्ट लगेगा, यू विल गो विद दैट डिसीजन ओनली, ठीक है? सो डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या होता है कि जब हम अल्टरनेटिव अपना सेलेक्ट करते हैं या फिर हम अल्टरनेटिव को फिल्टर करते हैं, तो फाइनली जो डिसीजन हम लोग लेते हैं दैट इज योर डिसीजन मेकिंग। ओके, चलिए। So this is the basically the definition part. Now इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है रैशनैलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग। रैशनैलिटी की क्या आवश्यकता है? रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए रैशनैलिटी की क्यों आवश्यकता है? व्हाट इज द नीड? बिकॉज डिसीजन शुड बी रैशनल, राइट? डिसीजन आपका कैसा होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। तो इसका मैं एक एक करके आपको सारी बातें बताता हूं। रैशनैलिटी का मतलब हम सबको पता है, द डिसीजन शुड बी रेशनल। ये इमोशनल डिसीजन आपका नहीं होना चाहिए। इन ऑर्गेनाइजेशन इमोशनल डिसीजन इज नॉट गुड, इट शुड बी लॉजिकल, it should be logical. So these are some of the points which we should consider while taking the rational decision. ठीक है? So अब मैंने ये रैशनल डिसीजन की बात क्यों की? बिकॉज इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जस्ट अपोजिट। The topic name says, the topic name is bounded rationality. Bounded rationality. Bounded means क्या होता है? Limited. और rationality means when you apply your mind to take a particular decision. ठीक है? जब आप अपने होशो हवास में एक बेहतर डिसीजन लेते हो, तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल अलग साफ साफ लिख रहा हूं यहां पे, बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी, तो कितनी बार जो हमारी रैशनैलिटी है वो बाउंडेड होती है, मींस बिकॉज ह्यूमन की अपनी एक कैपेसिटी है, एक ह्यूमन की अपनी एक लिमिटेशन है कि वो हर समय बिल्कुल रेशनल डिसीजन नहीं ले सकता। समटाइम ही गेट्स इमोशनल। कितनी बार वो इमोशनल हो जाता है, कितनी बार वो फुल्ली कंसंट्रेटेड नहीं होता है। सो इसलिए कहा गया है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर समय जो है वो 100% एक्यूरेट डिसीजन ले पाओ या रेशनल डिसीजन ले पाओ। देयर शुड बी लिमिटेशन व्हाइल टेकिंग द डिसीजन, राइट? सो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये किसने दिया था। That was devised by Professor Herbert A. Simon. साइमन को इस पर्टिकुलर थियरी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज। यू नो द
most valuable prize a person can get, the biggest prize you can say. किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जब आप बहुत उत्कृष्ट काम करते हो, सबसे बेस्ट काम करते हो पूरे विश्व में, तब जाके आपको ये प्राइज मिलता है. नोबेल प्राइज मिला था हार्बर्ट ए साइमन को मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. तो क्या है इसका मतलब यह है कि रेशनल बिहेवियर इज इन डिसीजन मेकिंग इज पॉसिबल इफ अल्टरनेटिव आर क्लियरली अंडरस्टूड. कितनी बार हम रेशनल डिसीजन लेते हैं, ठीक है, बट देर आर चांसेस व्हेन, बिकॉज ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेशन होती है. दे देर इज लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन माइंड. ह्यूमन माइंड की एक अपनी लिमिटेशन होती है. ह्यूमन माइंड इज लिमिटेड एंड समटाइम्स यू टेक इमोशनल डिसीजन. ठीक है, तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी में हम 3 या 4 बातें बहुत ध्यान रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, द डिसीजन मस्ट ऑपरेट फॉर द फ्यूचर. 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. डिसीजन मस्ट ऑपरेट फॉर द फ्यूचर. डिसीजन हम फ्यूचर के लिए लेते हैं, आपको पता ही है. डिसीजन मस्ट ऑपरेट फॉर द फ्यूचर. पॉइंट नंबर 2, the human mind have limited, human mind have limitation. हमारे माइंड के कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम हर समय रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते. पॉइंट नंबर 3, समटाइम्स हमें अल्टरनेटिव फाइंड करने में दिक्कत आती है. सपोज इफ यू हैव 3 or 4 बेस्ट प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी. सपोज आपने प्लान ए को चूज किया और आपको जो भी रिवॉर्ड मिला, क्या पता आपने बाद में जब उसको देखा, एनालाइज किया, तो प्लान बी वाज द बेस्ट प्लान. तो क्या पता उस समय आपने जो डिसीजन लिया वो आपने आउट ऑफ इमोशन डिसीजन लिया, या पूरी तरह से आप जो है उसको सही जज नहीं कर पाए. तो दीज आर थ्री पॉइंट्स मुझे लगा इंपॉर्टेंट, तो 3 लिख लीजिए, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, क्योंकि 4th पॉइंट भी इससे रिलेटेड ही है. कहता है कि ह्यूमन की जो नॉलेज है वो भी लिमिटेड होती है. तो ये मैं अलग से नहीं करा रहा आपको. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिसीजंस. टाइप्स ऑफ डिसीजंस. टाइप्स ऑफ डिसीजन. इसमें आपका टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन. फर्स्ट वन इज टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे टैक्टिकल डिसीजन क्या होता है. टैक्टिकल डिसीजन क्या होता है? एक रिपीटेटिव नेचर का डिसीजन होता है जो हम बार बार लेते हैं. रिपीटेटिव होता है ये. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का कुछ रूल है, कंपनी की कुछ पॉलिसीज हैं, रूल पॉलिसीज. तो ये हम सिमिलर, जैसे आपकी कंपनी में रूल है भाई 9 to 5 की जॉब आपको इंश्योर करानी है. तो कोई बंदा अगर 10 बजे जॉब आएगा तो आप उसको अलाउ नहीं करोगे. तो दिस इज बेसिकली द रूटीन नेचर डिसीजन. लेकिन जो स्ट्रेटजी, और ये कौन लेते हैं टेक्निकल डिसीजंस? ये या तो लोअर लेवल मैनेजर लेते हैं या तो मिडिल लेवल मैनेजर लेते हैं. बट जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दे इन्फ्लुएंस द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस. दे इन्फ्लुएंस फ्यूचर ऑफ द बिजनेस.
दे इन्फ्लुएंस फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, राइट। ये क्या करता है, आपके फ्यूचर को ये बहुत अफेक्ट करता है। दिस डिसीजन इज बेसिकली अफेक्टिंग योर फ्यूचर, एंड दिस इज टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजर्स लाइक सीईओ, सीएफओ। ये चीज मैंने प्लानिंग में भी पढ़ाया था, तो आपको काफी हद तक सिमिलर लग रहा होगा। एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक्सेट्रा। अभी मैं आपकी बात सुन नहीं पाऊंगा, तो आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस क्लास मैं आपसे डाउट सेशन रखूंगा लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसीजन में हमने ये देख लिया कि टेक्टिकल क्या होता है। टेक्टिकल क्या होता है, शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है, रूटीन किस्म का डिसीजन होता है। जबकि हम बात करें स्ट्रेटेजिक डिसीजन की, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन बेसिकली लॉन्ग टर्म होता है, एंड दीज डिसीजन आर टेकन बाय योर टॉप लेवल मैनेजर्स लाइक सीईओ। एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज पॉइंट नंबर 2, बेसिक डिसीजन एंड रूटीन डिसीजन। बेसिक डिसीजन एंड रूटीन डिसीजन। रूटीन तो आपको समझ में आ गया, जो डेली बेसिस के आपके डिसीजंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है या नहीं करना है, ठीक है। ये भी बिल्कुल आपका काफी हद तक सिमिलर है, ये भी रिपीटेटिव होता है। While on the other hand, when we talk about basic decisions, basic are those which require a good deal of deliberation. You have to ponder over. आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, जबकि ये इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना होता ज्यादा, बिकॉज ये रिपीटेटिव किस्म के हैं। आपको रॉ मटेरियल किससे परचेज करना है, मिस्टर एक्स से या मिस्टर वाई से या मिस्टर जेड से। मान लो 3 लोग हैं जिनसे आप होलसेल में अपने कंपनी के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हो, तो मिस्टर एक्स से खरीदना है, वाई से या जेड से। 3 कंपनियां हैं या 3 अलग अलग ये होलसेलर्स हैं, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द कैटेगरीज, 4 or 5 डिसीजंस। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले ही आपको मैं बता दूं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निक्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। टेक्निक्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। टेक्निक्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। We will talk about it. टेक्निक्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपने जरूर पढ़े होंगे, और ये मैं पहले बता दूं आपको, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, ठीक है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अब हमें पढ़ना क्या है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं। वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रुप डिसीजन मेकिंग वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और मैनेजर्स सिटिंग टुगेदर टू डिसाइड अ पर्टिकुलर डिसीजन, ठीक है, और अ पर्टिकुलर थिंग। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, इन ब्रेनस्टॉर्मिंग देयर आर in brainstorming there are many people sitting together and they all are called to take a decision. उनको एक सिचुएशन बताया जाता है कि भाई सिचुएशन है कंपनी की, इस तरह की सिचुएशन है और इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। व्हाट इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन। इसमें आप मान लो 20, 25, 30 लोग बैठे हुए हैं, सब लोग अपने अपने पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि हम बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत लोगों को बुलाया जाता है ताकि हमारे पास आइडियाज बहुत सारे हैं, सो दैट देर आर मेनी आइडियाज। If there are large number of people, so it is very obvious that there may be many ideas. So in brainstorming session,
ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठाया जाता है और उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर आइडिया पे सोचने को बोला जाता है, राइट। एंड सभी लोग अपने अपने आइडियाज पे सोचते हैं और इससे फिर बहुत सारे आइडियाज निकल कर आते हैं। अब इसकी खास बात क्या होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो क्रिटिसिज्म। भाई एक दूसरे के आइडिया को कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि कितनी बार आइडिया अनयूजुअल भी हो सकता है, कितनी बार उस आइडिया को देख के आपको हंसी आ सकती है, बट ऐसा होगा तो फिर वो बंदा डिस्करेज हो जाएगा, राइट। दैट्स वाई सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है, वेलकम अनयूजुअल आइडियाज। कितनी बार हम अनयूजुअल आइडियाज से बहुत कुछ अच्छा कर देते, अनयूजुअल आइडियाज। कभी किसी बंदे ने सोचा होगा कि हम आसमान में उड़ सकते हैं, तो उस आइडिया का लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया होगा, और आज देखो हम लोग एयर से फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से। बट इन स्टार्टिंग फेज पीपल हैव क्रिटिसाइज दिस काइंड ऑफ आइडियाज, है ना, जो उस समय के लोग रहे होंगे। अब थर्ड जो खास बात है, इसमें क्वांटिटी चाहिए होता है, क्वांटिटी वांटेड, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सभी को बोला गया भाई अपनी अपनी आइडिया सोचो, तो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज, हमारा टारगेट ही होता है कि हमारे पास एम्पल ऑफ आइडियाज हो जाएं। सभी लोग अगर अपना अपना आइडिया लेकर आएंगे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर देयर, सो वी हैव मेनी आइडियाज। क्वांटिटी मींस वी हैव मेनी आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज हमारे पास आ जाएंगे, फिर हम इसमें फिल्टर करेंगे, इसमें फिर हम बेस्ट आइडिया चूज कर सकते हैं, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट, विच इज the conclusion part of this topic, is combine and improve ideas. Combine and improve ideas. भाई बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने अपने आइडियाज दिए, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ए बी सी डी, राम श्याम घनश्याम, ये सब ने अपने अपने आइडियाज दिए। हमने क्या किया, इन आइडियाज को कंबाइन किया और उनमें से जो भी बेस्ट लगा उसको फिर हम इंप्रूव करते चले गए, और फाइनली हमारे पास इसका पूरा एक आउटकम निकल कर आ गया। तो एक बार जल्दी से कंक्लूड करते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी। हमने एक टॉपिक किया जिसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ये बेसिकली ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है, जब एक साथ कई सारे मैनेजर्स मिलकर एक आइडिया पे काम करते हैं, किसी नए आइडिया पे या किसी पुराने आइडिया पे जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा होता है, तो वहां बोला जाता है कि भाई एक साथ हमें एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस रूम में या कहीं पे बिठाया जाता है और बोला जाता है सभी अपने अपने आइडियाज को एक पेपर पर लिखो या सोचकर बताओ। सो बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक आइडिया पे काम करते हैं, सो वी हैव मेनी आइडियाज, और उन आइडियाज पे फिर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, और इससे होता क्या, हमारे पास बहुत सारे आइडिया निकल कर आते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है, इसमें एक दूसरे के आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है, बिकॉज इससे वो बंदा डिस्करेज हो सकता है। सेकंड पॉइंट है वेलकम अनयूजुअल आइडियाज। अनयूजुअल आइडियाज को भी हम वेलकम करते हैं। कितनी बार आपको आइडिया बहुत अटपटा लग सकता है, लेकिन हमें सबकी बात ध्यान से सुननी होती है। एंड थर्ड पॉइंट, क्वांटिटी वांटेड। हमें बहुत सारे आइडिया चाहिए होते हैं, क्वांटिटी चाहिए होते हैं, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सो इट इज ऑब्वियस दैट मेनी आइडियाज विल कम। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कंबाइंड एंड इंप्रूव आइडियाज। जैसे जैसे आप आइडियाज लेते चले जाते हो, उसको एनालाइज करते हो, तो आपके पास बहुत सारे आइडिया होते हैं, उनमें से सभी के आइडियाज को कंबाइन करते हैं, और जो जो आइडियाज में कमी लगती है उसको हम इंप्रूव करते चले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट था ग्रुप डिसीजन मेकिंग का। सेकंड है आपका डेल्फी मेथड। ये भी शायद आपने पढ़ा होगा एचआरएम में भी, डेल्फी मेथड। अब ध्यान से समझना, कितनी बार हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग में और डेल्फी में कंफ्यूजन हो सकती है। सो इन दिस मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग, यहां पे एक फैसिलिटेटर होता है, फैसिलिटेटर कह लो या मॉडरेटर कह लो, जो फैसिलिटेट करता है, जो एक तरीके से कह लो होस्ट करता है, जो एंकर करता है, सभी को एक तरीके से मॉडरेट करता है, राइट। सो देयर इज अ फैसिलिटेटर हु फैसिलिटेट द मीटिंग। उसमें क्या होता है, इंडिविजुअली सबको ब्रेन स्टॉर्म करने को बोला जाता है। तो ये ब्रेन स्टॉर्म से काफी हद तक रिलेटेड है, बट सेम नहीं है।
ध्यान से सुनना, इसमें बोला जाता है भाई सभी लोग अपने अपने मन में एक आइडिया सोचो और उसको ब्रेनस्टॉर्म करो, उस पर अपना दिमाग लगाओ और एक पेपर पे इस आइडिया को लिखो। राइट दिस आइडिया ऑन अ पर्टिकुलर पेपर। ठीक है, और क्या करना है, फिर मान लो अगर इस पर्टिकुलर, यहां भी बहुत सारे लोग होते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रुप डिसीजन मेकिंग है। मान लो इस पर्टिकुलर सेशन में 9 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो क्या होता है कि मिस्टर एक्स है यहाँ पे, मिस्टर ए, सपोज मिस्टर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये अलग अलग लोग हैं। अब इसके आइडिया को इसको दे दिया जाता है, इसके आइडिया को इसको दे दिया जाता है, इसके आइडिया को, सभी लोग अपने अपने पेपर पे आइडिया लिखते हैं और एक दूसरे को बताते नहीं है कि भाई मेरा आइडिया क्या है। मिस्टर ए का आइडिया मिस्टर बी को नहीं पता है और मिस्टर बी का आइडिया मिस्टर सी को नहीं पता है, और कोई भी उस आइडिया पे अपना नाम नहीं लिखता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमने पहला मेथड पढ़ा ना ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसमें कितनी बार अनयूजुअल आइडियाज पे लोग मजाक उड़ा सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि यार तुम्हारा आइडिया तो बहुत बकवास सा आइडिया है, इट इज वेरी अनयूजुअल, बहुत बोगस आइडिया है। इसीलिए क्या करते हैं कि एक दूसरे का नाम पर्ची पर नहीं लिखते, सिर्फ क्या होता है आइडियाज लिख देते हैं सभी लोग। ठीक है, सभी लोग अपना अपना आइडियाज लिख देते हैं पेपर पे। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद एक दूसरे को पर्ची मिक्स कर दी जाती है। मान लो बहुत सारे पेपर आ गए हमारे पास, आइडिया नंबर 1, आइडिया नंबर 2, आइडिया नंबर 3, ऐसे कर करके फिर अब हमने एक बॉक्स में क्या कर दिया, सभी आइडिया को रख दिया और उसको आपस में मिक्स कर लिया और फिर एक दूसरे को पास कर देते हैं, एक दूसरे को आइडियाज पास कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि अब फिर हम सभी एक दूसरे के आइडियाज को देखते हैं, हमें यह नहीं पता होता कि कौन सा आइडिया किसका है, फिर उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करते चले जाते हैं। और ये काम कौन करता है, ये काम यहाँ एक बंदा होता है फैसिलिटेटर, जो पर्ची पकड़ाता है, कभी इसको, कभी इससे, कभी इससे इसको देता है, कभी इससे इसको देता है ना। तो यहाँ पे एक फैसिलिटेटर का होना बहुत जरूरी है, या मॉडरेटर का, जो इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे सेशन को मॉडरेट करता है, ये बंदा। ठीक है, अब यहां से होता क्या है कि हम फिर क्या करते हैं, एक दूसरे को पेपर पकड़ाते हैं, उस पेपर में जो भी कमियां लगती हैं उसको क्या करते हैं, इंप्रूव करते चले जाते हैं। और ऐसा हम प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक कि फाइनल इंप्रूवमेंट आके, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है। फाइनली भी रीच टू द फाइनल डिसीजन कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट डिसीजन। इसमें होता क्या है कि पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं होता है, पर्सनल हम एक दूसरे को डायलॉग नहीं मारते हैं, पर्सनल हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, और अनयूजुअल आइडियाज भी इजीली टैकल हो जाता है। और उसमें टाइम टू टाइम हम इंप्रूवमेंट, टाइम टू टाइम नहीं, उसी सेशन में हम इंप्रूव कर पाते हैं एक दूसरे के। मान लो कि मेरे आइडिया में कुछ आपको कमी लगी, आपने बता दिया, आपके आइडिया में कुछ कमी लगी, मैंने बता दिया। सो ये होता है आपका डेल्फी मेथड। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग और डेल्फी काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन इसमें खास ये है कि जो डेल्फी है इसमें एक मॉडरेटर होता है और इसमें जो है एक दूसरे के आइडिया को अनवील नहीं करते हैं, आइडेंटिटी को हाइड रखा जाता है ताकि हम सभी तरह के आइडियाज पे एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए। ठीक है, एक दो पॉइंट और है जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, जैसे थर्ड है आपका मल्टी वोटिंग। मल्टी वोटिंग में क्या होता है, हम एक दूसरे से वोट कराते हैं कौन सा आइडिया बेस्ट है। हम एक दूसरे से वोट कराते हैं और जो जिसपे सबसे ज्यादा वोट आता है उस आइडिया को फाइनल आइडिया मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा मैंने ऊपर से बता दिया, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। एंड लास्ट इज नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, इन ए नॉमिनल ग्रुप टेक्निक टीम विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ ग्रुप्स। मान लो कि एक पर्टिकुलर आइडिया के लिए 20 लोगों को बुलाया गया, देयर आर 20 पीपल इन अ पर्टिकुलर सेमिनार रूम। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुल 20 लोग हैं। अभी मैं इतने सारे लोग बनाऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सपोज देयर आर 20 पीपल। अब क्या करते हैं, इसमें 2-2 या 4-4 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। इस तरीके से हम अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं और उस ग्रुप को बोला जाता है आप इस आइडिया पे काम करो। और ऐसा करते 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 हम फाइनली एक आइडिया पे रीच कर जाते हैं, एक डिसीजन पे पहुंच जाते हैं।
तो ये भी काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इस पूरे ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि फिर अकेले कितनी बार क्या होता है, हमारे दिमाग में आइडिया आता नहीं है। तो 2 या 3, मान लो अगर बहुत सारे लोग हैं तो 3 या 4 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है, और अगर मान लो सिर्फ 10 लोग हैं तो 2-2 का ग्रुप, 3-3 का ग्रुप बना देते हैं। वो डिपेंड करता है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द सेशन। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप डिसीजन मेकिंग का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो अगला टॉपिक है आपका वो है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है वो हमें देखना होता है। व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो इसके स्टेप्स देखते हैं। जब मैं स्टेप्स लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर यही स्टेप्स होने भी चाहिए। तो स्टेप 1 है रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ ए डिसीजन। पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि भाई रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ डिसीजन, कि कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेने की नीड क्या है। नीड फॉर अ डिसीजन, हमें डिसीजन लेना क्यों है, किस विषय पे बात करनी है, किस आइडिया पे काम करना है। तो पहले डिसीजन की नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं स्टेप 1 में। इन स्टेप 2 व्हाट डू वी डू, क्या करते हैं हम, इन स्टेप 2 सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स और जनरेट अल्टरनेटिव्स। हम आइडिया को जनरेट करते हैं, जनरेट अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शंस। हम बहुत सारे आइडियाज पे काम करते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं, जैसे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, प्लान एफ, जी, एच, बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। अब हम इवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव्स को, जो भी हमने ऊपर ऑप्शंस बनाए हैं अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं। जैसे हमारे पास इतने सारे अल्टरनेटिव्स थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, हमारे पास 8 या 10 अल्टरनेटिव्स है। इनमें से कोई हम 3 या 4 चूज कर लेते हैं कि भाई प्लान ए जो है ये बहुत जबरदस्त लग रहा है, बी और सी तो बकवास था, प्लान डी भी अच्छा लग रहा है, एंड प्लान एफ अच्छा लग रहा है। सपोज ये 3 आपने इवेल्युएट करके 3 आपने फाइनलाइज किया कि इन 3 में से कोई हमें डिसीजन लेना है। जैसे बिल्कुल वैसा ही, जैसे आप लैपटॉप मार्केट में खरीदने जाते हो, आप बोलते हो भाई एप्पल भी है, आप बोलते हो एचपी भी है, आप बोलते हो डेल भी है, और आप बोलते हो लिनोवो भी है। वैसे है तो 20 ही हो, लेकिन इसमें से मान लो कि आपने एप्पल भी काट दिया कि भाई मेरा बजट जो है सिर्फ 50,000 तक है, तो अभी इन 3 में से मुझे कोई एक चूज करना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, स्टेप 4, स्टेप 4, स्टेप 4 इज फाइनल, चूजिंग और टेकिंग द डिसीजन। टेकिंग अ डिसीजन मीन्स हमने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि प्लान डी इज द बेस्ट, या फिर आपने डिसाइड कर लिया कि एचपी इज द बेस्ट लैपटॉप, मैं एचपी का लैपटॉप परचेज करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये तो परचेज डिसीजन है, मैं फिलहाल इसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि हम जब डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, तो उसमें क्या स्टेप्स होता है, क्या हायरार्की होती है, क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस 1 भाई रिकॉग्नाइज द नीड, कि इसकी जरूरत क्या है। स्टेप 2 जनरेट अल्टरनेटिव्स, ऑप्शन जनरेट करो कि भाई कितने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, 8 10 20 जितने हो सकते हैं, और उन सबको फिर क्या करो, इवेल्युएट करो, उसको एनालाइज करो, और उनमें से जो फाइनली 2 3 4 इंपॉर्टेंट है उसको एक जगह लिख लो, एंड फाइनली इनमें से कोई एक चुन लो कि भाई आई एम गोइंग टू गो विद प्लान डी, ऑप्शन डी। सो दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द स्टेप्स, राइट। ये आपके स्टेप्स हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज SWOT एनालिसिस।
स्वोट एनालिसिस। स्वोट क्या होता है, मैं पहले आपको बता दूं, SWOT। स्वोट एनालिसिस आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग में। हेयर एस स्टैंड्स फॉर हेयर एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W stands for weakness of a company or organization, weakness. O stands for opportunity, opportunities, and T stands for threats. ठीक है, SWOT। तो ये जो OT है, ये नीचे वाला, ये और ये ऊपर वाला SWOT जो है SW, इन दोनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो S और W है, ये आपका इंटरनल है, इंटरनल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते रहिएगा ताकि आप फिर थोड़ा इसमें बिल्कुल इंगेज रहोगे। तो मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करो सभी लोग, और सब लोग रोज नोट डाउन करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा थियोरेटिकल है तो आप लोग बोर भी हो सकते हो। और वैसे भी जो अभी जो क्लास चल रही है उसमें मैं 2 वे मैंने नहीं रखा हुआ है। देखो, इससे थोड़ा एक नुकसान है तो एक फायदा भी है कि हम थोड़ा जल्दी कवर कर सकते हैं। और दूसरा, मैं जैसे ही सेशन खत्म करूंगा तो आप लोगों के साथ 10-15 मिनट बैठूंगा और आप लोगों की सारी बातें और डाउट्स लूंगा ताकि मैं पूरा एक टॉपिक पे बात कर सकूं। एंड दिस इज योर एक्सटर्नल एनालिसिस। अब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। भाई, एक कंपनी में स्वोट एनालिसिस हमें समझना है कि किसी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, किसी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है। तो हमें नहीं समझना है, उस कंपनी को समझना है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मान लो सपोज एक कंपनी है, नेस्ले कंपनी है, या मान लो एक मैगी कंपनी है। सपोज मैं बात कर रहा हूं मैगी कंपनी की, तो मैगी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो ये है कि उसकी जो मार्केट में इमेज बहुत अच्छी बन गई है, उसकी गुडविल अच्छी है। उसकी वीकनेस क्या है कि बीच में कभी कभी वो बीच में लेड की मात्रा ज्यादा थी, जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो इन्होंने लेड की मात्रा कम की। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैदा हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, हमारे सेहत के लिए, तो उन्होंने इसकी जगह आटा नूडल्स भी निकाल दिया। तो ये इसकी वीकनेसेस पे इनको काम करना होता है किसी भी कंपनी को। तो ये कंपनी का इंटरनल है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, विच इज कंट्रोलेबल। तो ये जो होता है ना, ये कंट्रोलेबल होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो कंपनी के हाथ में होता है, कंट्रोलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। कंपनी इसको कंट्रोल कर सकती है। और ये क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल है ये अनकंट्रोलेबल होता है। कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनकंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल क्यों है, ध्यान से समझना। सबसे पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस देखो, फिर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पर देखो। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वो कंपनी को पता है, तो वो उस पर आसानी से काम कर सकती है और अपने स्ट्रेंथ को बनाए रख सकती है। कंपनी की अगर वीकनेस पता चल जाए तो उस पर भाई काम करना पड़ेगा। अगर मान लो कि मैगी कंपनी का बीच में काफी नुकसान हुआ था, उसका मार्केट भी बहुत 1 साल तक खराब हुआ, बैन भी हो गया था मैगी, क्योंकि उसमें लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई थी टेस्टिंग में। उसको धीरे धीरे इन्होंने इंप्रूव किया, और मैदा कह रहे थे नुकसानदायक है, तो उन्होंने मैदा और आटा दोनों का अलग अलग फ्लेवर निकाल दिया। तो ये तो इन्होंने अपने वीकनेसेस पे। अब अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कहता है अनकंट्रोलेबल है, इसको कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, तो पहले बात करूंगा थ्रेट की। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारी कंपनियों के लिए इस कोविड-19 महामारी में, इस पेंडेमिक में बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। तो जब आपके पास थ्रेट आता है तो थ्रेट पहले से आइडेंटिफाई नहीं होता कि थ्रेट क्या आएगा, कैसा थ्रेट आएगा, किस तरह की परेशानी आपको हो सकती है। इट इज बेसिकली अनप्रेसिडेंटेड। ये इमरजेंसी होता है, ये कंटिंजेंसी होता है, जो कि विच कैन नॉट बी अज्यूम, जिसको हम पहले से एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कंपनी में आग लग जाना, या कोविड-19 इज द बेस्ट एग्जांपल। किसी को नहीं पता था कि ऐसी महामारी आएगी और हमारे देश में हजारों कंपनियां बंद हो गई। थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हैव शट डाउन इन दिस लॉकडाउन एंड कोविड-19। स्मॉल स्मॉल कंपनियां, हजारों कंपनियां बंद हो गई और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। करोड़ ऑफ पीपल हैव बिकेम अनएम्प्लॉयड, राइट। तो ये कंपनी के लिए थ्रेट था। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। जिन कंपनियों ने अपने आप को संभाल लिया, जिन्होंने बहुत सारी कंपनियों ने अपने आप को ऑनलाइन या डिजिटल कर लिया,
खासकर एजुकेशनल कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इनके तो बिल्कुल बम्पर, इनके प्रोडक्ट में सेल में एकदम सर्ज आया, बहुत ज्यादा उछाल आया। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लाइक बाइजूस। बाइजूस इज $1 बिलियन कंपनी, इसका जो वैल्यूएशन है वो 1.5 लाख करोड़ है शायद। हमारे इंडियन रेलवे का बजट 1 लाख करोड़ है, और बाइजूस कंपनी का जो पूरा वैल्यूएशन अभी किया गया था कुछ दिन पहले, 1.5 लाख करोड़ इसका वैल्यूएशन है। सोचो आप कितनी बड़ी कंपनी है एजुकेशन की। इसी तरीके से आपने सुना होगा एक कंपनी है अनअकैडमी। अनअकैडमी, तो ये कंपनियां जो है बहुत ग्रो की। और जो ऑनलाइन डिजिटल कंपनीज है लाइक जो, जिसपे मैं आपको टीच कर रहा हूं, आप गूगल मीट ले लो, या सबसे ज्यादा फायदा हुआ था उस समय जूम को। जूम कंपनी ने बहुत पॉपुलैरिटी और बहुत सब्सक्राइबर, आई थिंक 190 मिलियन सब्सक्राइबर इन्होंने गेन किए थे। तो सोचो अरबों खरबों रुपए का इन्होंने बिजनेस किया होगा। बिकॉज इतने सारे जब कस्टमर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएंगे तो यू कैन इमेजिन कि कितना प्रॉफिट कमाएगी कंपनी। इसी तरीके से गूगल मीट, और भी अब तो बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनियां, वेबएक्स, सिस्को, इसको सिस्को वेबएक्स मैंने आपको लोगों को बोला बैठा के ट्राई करेंगे इस पे। सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस, दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। ये आपका स्वोट एनालिसिस है, मैंने बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ समझाया है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नाउ वी हैव 20 मिनट्स, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, एंड लास्ट के फिर 10 मिनट्स में मैं डाउट लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मूव विद द, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू सेशन ऑफ दिस चैप्टर। जो डीयू और जामिया और यूजीसी नेट में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनकी हम बात कर लेते हैं फटाफट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, कहता है स्वोट एनालिसिस, स्वोट एनालिसिस is used in which of the following managerial function? In which managerial function? Which managerial function? Option A, B, C and D. Option A is organizing. Option B is decision making. खैर आपको तो पता चल ही गया होगा क्योंकि चैप्टर डिसीजन मेकिंग है। देखो अभी ये आपको ऑप्शन आसान, मेरी बात ध्यान से रखना, समझना, अभी ये आपको आसान लग रहा हो क्योंकि जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं उसी का मैं क्वेश्चन दे देता हूं, तो आपको लगता है चीजें मिक्स नहीं होती है, तो वहां पे आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ता है। जब लेकिन आप जब पूरा कोर्स कवर कर लोगे ना, और तब जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि जो स्वोट एनालिसिस है हमने सर ने कहाँ कराया था वो डिसीजन मेकिंग में। अभी तो आपको पता चल गया होगा ये डिसीजन मेकिंग का आंसर है इसका। लेकिन जब पूरा चैप्टर मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग भी करा दूंगा, मोटिवेशन भी करा दूंगा, डायरेक्टिंग भी करा दूंगा, कंट्रोलिंग भी, तब आपको सोचना पड़ेगा यार मैंने स्वोट एनालिसिस किस चैप्टर में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा था या डिसीजन मेकिंग में या प्लानिंग में या डायरेक्टिंग में, तो उस समय आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 तो आसान था, मैंने पूछा भी नहीं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, नो आइडियाज आर एवर क्रिटिसाइज्ड। नो आइडिया आर एवर criticized, criticized, criticized and more radical ideas are better, and more radical या फिर more unusual, unusual ideas are better, are better।
ठीक है, ये आपका किस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होता है? ये आपका विच डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, विच, ये जो मैंने लाइन लिखी ये किस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट है? ठीक है, यहां से स्टेटमेंट स्टार्ट होता है और यहां पे खत्म होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ध्यान से देखना इसको, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, प्रोग्राम्ड, मैं तो देखो जल्दबाजी में मैं स्पेलिंग मिस्टेक को थोड़ा इग्नोर करके चलना, प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, पॉइंट नंबर टू है आपका, ध्यान से देखना, नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन सी क्या है आपका, ध्यान से देखना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, एंड ऑप्शन डी है डेल्फी टेक्निक। ये नो आइडियाज आर क्रिटिसाइज, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं करते, और कोई अनयूजुअल आइडियाज है उसका भी हम वेलकम करते हैं? ऑप्शन सी। इसका आंसर है ब्रेन स्टॉर्मिंग। एक मिनट, यहाँ पे डेल्फी टेक्निक ऑप्शन में नहीं था क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने ये ऑप्शन डी जो है ना, ये मैंने मिक्स कर दिया, ये लिखा है ग्रुप डिस्कशन, ये ऑप्शन मैंने दो का क्वेश्चन मिक्स कर दिया एक साथ मैंने, क्योंकि ये जब दोनों होगा ना, तो दोनों एक साथ होगा तो आप कभी इसमें उलझते रहोगे। वैसे ऑप्शन ये दिया ही नहीं था, ये मैंने गलती से लिख दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री ध्यान से देखना, when analyzing your business and management decision, when analyzing when analyzing your business and management decision, which is helpful, which of the following is helpful, कौन सा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। थ्रेट्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, या ऑल ऑफ द एबव। एक बार मुझे आंसर बताइए चैट बॉक्स में। जाहिर सी बताइए, जो शॉर्ट है तो यानी ये सारे के सारे होंगे। ये ऑल ऑफ द राइट आंसर, आप लोगों ने सही बोला। चलो, तो ये तीन क्वेश्चन इस चैप्टर के थे। अब ये पूरा सेशन खत्म होता है, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।